बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। 16 जनवरी से शुरू होगा देश में टीकाकरण। पीएम मोदी ने वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की है। कोरोना महामारी और वैक्सीन की तैयारियों पर समीक्षा की है। लोहड़ी मकर संक्रांति के बाद शुरू होगा वैक्सीनेशन। सबसे पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो टीकाकरण को लेकर अच्छी खबर आखिरकार आ गई है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि सबसे पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइनर्स को टीका दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां पर सोना लूटकांड में एसएसपी का खुलासा आया है। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। अब तक लूट का 1.5 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। छापेमारी में अब तक 72 पीस हीरा भी बरामद हुआ है। सोना बेचकर जमा की गई राशि को भी बरामद कर लिया गया है। सोना बेचने के बाद 30,89,000 रुपए जब्त किए गए हैं। अब तक 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। समस्तीपुर और बेगूसराय जिले से यह गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी में दिख रहा अपराधी अब तक गिरफ्त से बाहर है। हालांकि बचे हुए सोना की बरामदगी के लिए अब भी छापेमारी जारी है। और अब बात करते हैं झारखंड की खबरों की। 4 जनवरी को रांची में मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले की हाई लेवल इंक्वायरी जारी है। सरकार की ओर से गठित एसआईटी की टीम मामले की जांच के लिए रांची में जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची। एसआईटी के सदस्य आईजी अखिलेश कुमार झा और सचिव के सोन ने रांची के डीसी, एसएसपी, एसपी, सिटी एसपी, कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी समेत जिम्मेवार जवानों और पदाधिकारियों से पूछताछ हुई। जांच के बाद राजस्व सचिव ने कहा कि जल्द ही जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी रिपोर्ट तैयार की गई है। तो अब जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसआईटी की जांच जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद लगातार रांची प्रशासन एक्टिव है और यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर इस काफिले पर हमले के पीछे क्या मंशा थी। हालांकि इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहीं तुरंत एसआईटी बनाया गया था और एसआईटी जांच कर रही थी और जल्द ही एसआईटी जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और हमारे साथ तो ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है इस मामले पर और पूछताछ के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है जो सरकार को सौंपी जाएगी। ओम प्रकाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है? तो डीसी, एसएसपी समेत जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर अब रिपोर्ट तैयार की गई है। आपको बता दें कि आईएएस के सुनेन और आईपीएस अखिलेश इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे थे। एसआईटी का गठन हुआ था। 76 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। अगली खबर का रुख करते हैं। ओरमांझी में युवती हत्या मामला में पूर्व सीएम रघुवरदास ने सीबीआई जांच की मांग की है। इनाम की राशि लगातार बढ़ाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। दरअसल रांची के ओरमांझी के जंगल में 3 जनवरी को युवती का नग्न अवस्था में सिर कटा शव मिला था। पुलिस ने सूचना देने पर पहले 25,000 इनाम का ऐलान किया था। पुलिस ने बाद में इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया था। उसके बाद उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। एफएसएल की टीम के साथ एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन 7वें दिन भी पुलिस के हाथ कुछ सबूत नहीं लगे हैं। डीजीपी के दौरे के बाद चतरा पुलिस एक्शन में है। विकास में बाधक और टेरर फंडिंग के मास्टरमाइंड टीएसपीसी नक्सलियों पर पुलिस ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है।
डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस ने पीएसपीसी सुप्रीमो गोपाल सिंह गोप्ता उर्फ ब्रजेश गंजू समेत संगठन के 4 शीर्ष नक्सलियों की तस्वीर जारी की गई है। साथ ही उन पर बड़े इनाम का ऐलान करते हुए आम लोगों से जानकारी देने की अपील की गई है। पीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंजू पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। वहीं सेकंड सुप्रीमो मुनेश्वर उर्फ मुकेश गंजू पर 15 लाख का इनाम रखा गया है। नक्सली रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण पर 15 लाख का इनाम है। वहीं कोलांचल के आतंक और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और पुलिस के वांटेड बीकन गंजू उर्फ नेताजी पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस ने कहा है कि उनकी सूचना देने वालों को न केवल इनाम की राशि दी जाएगी बल्कि उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। इसमें 4 जो मेन लीडर्स हैं, जो बड़े उग्रवादी हैं टीपीसी संगठन के, जिसमें ब्रजेश गंजू, मुकेश गंजू, आक्रमण और बीकन गंजू, इनके विरुद्ध जो पुरस्कार राशि घोषित की गई है सरकार के द्वारा, वो हमने आज प्रेस विज्ञप्ति के साथ जारी किया है। जो भी इसमें सूचना दाता होंगे, इनको गिरफ्तार कराने के लिए जो भी इनमें सूचना देंगे, उनकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी और उनको गोपनीय ढंग से ही पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रघुवरदास ने कहा कि जब राज्य में उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी तब प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और वुमेन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था, लेकिन अब सरकार की ओर से उसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेजों को लेकर सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान रघुवरदास ने बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। और हमारी सरकार इस सोच के साथ उस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था ताकि उस क्षेत्र के लड़के लड़कियां MBA की, BA की या अन्य ट्रेड पर स्किल्ड कर उन्हें रोजगार मिले। 1 वर्ष हो गए लेकिन सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। कि राज्य में 5-6 दिन हो गए और मांझी की जो एक 20-25 साल की युवती के साथ जिस तरह विभत्स बलात्कार हुआ और मुंडी काट के ले जाने के बाद आज भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया, ये राज्य पर एक बहुत बड़ा धब्बा, यहाँ के पुलिस प्रशासन पर एक बहुत बड़ा धब्बा। इस ओर भी महामहिम राज्यपाल का मैंने ध्यान आकृष्ट किया। और जोहार झारखंड में खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। झारखंड में पेयजल और स्वच्छता विभाग में अफसरों की मनमानी का मामला सामने आया है। अफसरों ने विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मंजूरी लिए बगैर भी टेंडर की शर्तों में बदलाव कर लिया। मामला सामने आने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विभाग के सचिव को शो कॉज जारी किया है। मामला धनबाद से जुड़ा हुआ है। यहां शहरी जलापूर्ति योजना के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए टेंडर मंगाई गई थी, लेकिन फाइल में मंत्री ने जिन शर्तों को मंजूरी दी, अफसरों ने उसमें बदलाव कर टेंडर जारी कर दिया। गड़बड़ी सामने आने के बाद टेंडर पर रोक लगा दी गई है और टेंडर की शर्तों में बदलाव करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और कुछ तो गलतियां हुई हैं विभाग के अभियंताओं से, और उसका जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसका स्पष्टीकरण मांगा है कि कुछ उन्होंने छेड़छाड़ किया था, लेकिन उसमें मंशा मेरी प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि उसमें मंशा किसी मतलब किसी का व्यक्तिगत लाभ या किसी इस तरह की सोच के साथ नहीं बदलाव किया गया। उसमें गलती हुई कि मेरी मंजूरी नहीं ली गई और मैंने उस पर स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण का अभी आया नहीं है, स्पष्टीकरण आएगा, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई करनी है। रांची में जलापूर्ति के नाम पर आम लोगों की जिंदगी से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका एक जीता जागता नमूना है स्वर्ण रेखा शहरी जलापूर्ति योजना। और इस योजना के तहत जिनके ऊपर रांची वासियों के घरों तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी है, वो ही सवालों के घेरे में है। देखिए ये रिपोर्ट। विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आपने शायद ही सुना हो। अगर नहीं सुना तो चलिए हम आपको बता देते हैं। ये वही कंपनी है जिनके जिम्मे रांची के 70% आबादी तक सप्लाई वाली पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अलग बात है कि इनके खिलाफ शिकायत ढेर है, इनकी लापरवाही का।
लेकिन इसे कंपनी का दबदबा कहें या अधिकारियों की लापरवाही, कंपनी का सिक्का चल रहा है। समय पर लीकेज मरम्मती नहीं करना, पानी में आवश्यक रसायन का उपयोग नहीं करना, परिसरों को साफ सफाई करने में कोताही बरतना, सभी संप और जल मीनारों की सफाई नहीं करना। सामने देखिए ये आपका पानी का क्वालिटी है, जो आपने बोला कि सफाई नहीं है, ये नहीं है, क्वालिटी नहीं है, इस पे मैं कह रहा हूँ। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, हमें लगता है कि ये सिस्टम सही है। कंपनी के खिलाफ अधीक्षण अभियंता की शिकायत पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गंभीर भी हुआ। विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड से स्पष्टीकरण भी मांगा गया, लेकिन 1 साल बीत गए, लापरवाहियां जारी है। अब न्यूज़ 18 सवाल उठाता है कि शिकायत वाली चिट्ठी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्पष्टीकरण देने के बाद भी 1 साल बाद सफाई क्यों? लापरवाह कंपनी को नियमित भुगतान क्यों किया गया? हर महीने 60 लाख मिलने के बावजूद कंपनी लापरवाह क्यों है? शिकायत के बाद भी अधिकारी क्यों कर रहे हैं कंपनी का गुणगान? सवालों के बाद भी इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें या आउटसोर्सिंग कंपनी का दबदबा कि इंजीनियर साहब को बुलंद हौसलों के साथ कहना पड़ रहा है कि पानी भी साफ है और विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड की नीयत भी। जो भी चलाया है विगत 18 महीनों से कभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, बल्कि हमने ही ये सोच के अभी जैसे सम सफाई है तो हमने ब्रेक डाउन लिया, इससे पहले कभी सम सफाई होता तो ये कहेंगे कि इन्होंने अच्छी ढंग से चलाया है। अब सवाल और शिकायतों का जवाब जिस कंपनी को देना है, उनकी दलील अजब है। कंपनी के खिलाफ शिकायत और दलीलों के बीच लापरवाहियों का अंजाम रांची वासियों ने झेला है। सवाल अभी न्यूज़ 18 ने उठाए हैं, आवाज अब आवाम भी उठाएगी। जवाब कंपनी को देना होगा, जवाब लापरवाह अधिकारियों को देना होगा। रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवघर में हवाई अड्डा निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लगभग 667 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस हवाई अड्डे के सभी निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं। साथ ही करीब 75% काम पूरा होने का दावा भी किया जा रहा है। उधर उड़ान सेवा चालू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से घरेलू एयरलाइंस से बात की जा रही है। फिलहाल एयरपोर्ट पर रनवे का काम पूरा हो चुका है। एटीसी टावर, टर्मिनल बिल्डिंग और संपर्क पथ का निर्माण अंतिम चरण में है। इधर देवघर जिला प्रशासन भी एयरपोर्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। इस उद्देश्य से उपायुक्त खुद सप्ताह में 2 दिन इस निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रहेगा यहाँ पे परमानेंट 75% के करीब काम हो चुका है। और एटीसी टावर जो हमारा पहले एटीसी टावर का भी काम लगभग मतलब कहिए कि 80% काम हो गया अभी, और काम चालू है। उसमें फिनिशिंग का मतलब स्ट्रक्चर तो पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन उसमें जो अंदर फिनिशिंग का काम है, हम पूरे कार्रवाई सारी जो है पैरेलल में कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चल रही है, साथ में जो बाकी कार्य हैं वो सारे संबंधित विभाग से चल रहे हैं और प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें। तो जो भी यदि कुछ भी मापदंड के लिए जो भी कागज कुछ भी जो उनके चाहिए मापदंड, वो पूरा करने की कोशिश है। लगातार राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार समीक्षा कर रहे हैं वीकली, और जितने भी समन्वय के संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का भी कोई सहयोग चाहिए तो सारा चीज़ हम लोग जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो काम कर रही है उनको कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।